आज हम लोग 10th लेक्चर स्टडी करेंगे हिंदी में। टॉपिक वही है एज यूजुअल साइटोलॉजी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की जो इनिशियल स्टेज थी वो स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने उसकी प्रेजेंस, उसके शेप, उसके नंबर, क्लोरोप्लास्ट के किस कोशिका में कितने नंबर हो सकते हैं, किस प्लांट सेल में कितनी उसकी संख्या पाई जाती है और उसकी शेप कैसी होती है, आकृति कैसी होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर थी। आज हम क्लोरोप्लास्ट में ही उसके आगे के सेगमेंट की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी तो क्लोरोप्लास्ट की कर ही रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, हम लोग हरित लवक की स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम साइज की आज बात करेंगे। सबसे पहले साइज, आखिर क्लोरोप्लास्ट का आकार कितना होता है। आकार, ओबियसली इसके आकार में वेरिएबिलिटी है। ये छोटे आकार के भी हो सकते हैं, बड़े आकार के भी हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो साइज की बात करी है, लंबाई इनकी होती है 5 to 10 μm, जबकि इनकी चौड़ाई के लिए एनसीईआरटी ने कहा है कि 2 से 4 μm लंबे हो सकते हैं, मतलब चौड़े हो सकते हैं। लंबाई 5 से 10 μm, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की डिजिट है। ये दोनों ही डिजिट ये शो कर रहे हैं कि इनका साइज लंबाई में अगर देखा जाए तो 5 μm हो सकता है या 10 हो सकता है। इसका मतलब है कि ये लेंथ में अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएबिलिटी शो करते हैं। चौड़ाई भी देखो 2 से 4 μm है, इसका मतलब है चौड़ाई भी इनकी अलग अलग हो सकती है ना। तो ये साइज की बात करिए। इसका मतलब ये हुआ हरित लवक का आकार अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से होता है। प्रकार से होता है। तो ये बात प्रूव हो जाती है इनके इस आकार से। अब आखिर क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन क्या होती है एक सेल के अंदर, ये कहाँ स्थित होते हैं। अगर हम माने कि मीजोफिल कोशिका में, मीजोफिल मतलब पर्णमध्योतक, में यह मैट्रिक्स, कोशिका द्रव्य के परिधीय भाग में होते हैं। परिधीय भाग में होते हैं। ऐसा क्यों? इसकी कोई वजह है? तो हाँ, इसकी वजह है। क्लोरोप्लास्ट की जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो एक सेल में है। जैसे मीजोफिल की बात करी जाए तो इसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या
20 से 40 होती है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट इस सेल के परिधीय भाग में ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? सोचो, क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट को सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो सनलाइट इन्हें तभी सफिशेंटली मिल सकती है जब ये सेल के परिधीय भाग में स्थित होंगे। जहाँ इन्हें सफिशिएंट लाइट मिलेगी तभी ये क्लोरोफिल की मदद से भोजन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमेशा परिधीय भाग में पाए जाते हैं। वजह सीधी है, इनको प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश अगर ये बहुत गहराई में स्थित होते हैं तो इनको सफिशिएंट अमाउंट में लाइट अवेलेबल नहीं होती। ओके, तो ये इनकी स्थिति है क्लोरोप्लास्ट की। अब हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की संरचना या हरित लवक की संरचना। तो इसकी संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं, ये जरा हम देखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे। ये इनकी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट को आधा कट किया हुआ है। इसमें थैलाकॉइड की प्रेजेंस होती है। ये हरे रंग के थैलाकॉइड पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। इनमें इंटरग्रेनम लैमेली पाए जाते हैं। इंटरग्रेनम लैमेली, कुछ इस तरीके से। तो ये दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद इसमें डीएनए पाया जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कुछ मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। ये टीआरएनए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर राइबोसोम भी अरेंज्ड होंगे और इन राइबोसोम में एमआरएनए की प्रेजेंस होगी, इस तरीके से। यहाँ कुछ अमाउंट में हमें ऐसे स्टार्च पार्टिकल भी नज़र आ सकते हैं। ये तो अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें किस किस चीज़ की उपलब्धता है ये समझेंगे। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली, झिल्ली कोई भी हो, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होगी। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस झिल्ली की बड़ी खास बात होती है। बाहरी झिल्ली अपेक्षाकृत ज़्यादा पारगम्य होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। तो कह सकते हैं पोरिन प्रोटीन की अधिकता से अधिक
पारगम्य, पारगम्य। हालांकि सेमी परमिएबिलिटी शो करते हैं लेकिन इनर की अपेक्षा ज़्यादा पारगम होती है। इसे कहते हैं हम अंतर झिल्ली अवकाश, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ये इसकी है आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। इनमें पोरिन प्रोटीन नहीं है। यह बाहरी झिल्ली की अपेक्षा कम पारगम्य, कम पारगम्य। क्यों? क्योंकि इसमें पोरिन प्रोटीन एब्सेंट। अब ये कौन है? ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं 70S राइबोसोम। ये हैं 70S राइबोसोम जो इनकी आंतरिक झिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर ये जो हम देख रहे हैं इसे हम mRNA नाम देंगे। ये mRNA मॉलिक्यूल है जो राइबोसोम के बीच में प्रेजेंस रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है हम इसे थैलेकॉइड नाम देंगे। दिस इज थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड। इसे हिंदी में भी थैलेकॉइड ही कहेंगे। थैलेकॉइड जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें ल्यूमेन भाग पाया जाता है। ये अपने आप में एक थैलेकॉइड रीजन है। तो ये तो हो गई सिंगल मेम्ब्रेन एंड दिस इज ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब अवकाशिका, काशिका, स्पेस। इसी ल्यूमेन भाग में क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, कैरोटीन पिगमेंट पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जितने भी मौजूद होते हैं वो सब के सब इसी में मौजूद होते हैं। इसे खोजने वाला साइंटिस्ट था मेंके। अच्छा, एक ग्रेनम में इनकी संख्या होती है 10 से 100। अच्छा, ये ग्रेनम को बनाते कैसे हैं? एक ग्रेनम में 10 से 100 थैलेकॉइड सिक्कों की ढेरी के समान, सिक्कों की ढेरी के समान व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते। एक ग्रेनम में, ये जो ग्रेनम है इसमें थैलेकॉइड इस तरीके से एक ढेरी
पाइल्स ऑफ कॉर्न के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद में हम देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका जीनोम है, जीनोम, जीनोम। ये क्या होता है, यह है dsDNA, dsDNA मतलब द्विकुंडलित, dsDNA द्विकुंडलित DNA चक्रीय, सर्कुलर होता है, रूप में व्यवस्थित प्रेजेंस होगा। अच्छा, इसके लिए कहा जाता है कि इनकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इनमें G∼C डीएनए में एक्चुअली ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ऐसी ही अधिक मात्रा बैक्टीरिया के डीएनए में भी पाई जाती है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है उसे हम लोग प्रोकैरियोट से मानते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है, जो आगे हम स्टडी करेंगे, कि इनका जो विकास है, इनकी जो उत्पत्ति है, वो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट की जो उत्पत्ति है वो बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। तो ये इनकी कुछ खास बात है। अब ये जो स्ट्रक्चर है हम इसे कहेंगे मंड या स्टार्च। स्टार्च हिंदी में इसे मंड कहा जाता है। और ये भोजन संग्राहक, नवनिर्मित भोजन इसी स्वरूप में इसमें मौजूद होता है। ये भोजन संग्राहक, ये जो स्ट्रक्चर हैं, जो क्वेश्चन मार्क हैं, इन्हें हम टीआरएनए कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्वयं के आरएनए होते हैं, स्वयं का डीएनए होता है। 70S राइबोसोम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है ग्रेनम। एक है बहुवचन, बहुवचन इसका क्या होगा, ग्रेना, बहुवचन ग्रेना और सिंगुलर ग्रेनम। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं इंटरग्रेनम लैमेली, इंटरग्रेनम लैमेली। इसी को हम कहते हैं स्ट्रोमा नलिका। ये इसी को हम फ्रेट्स चैनल भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेट्स नामक साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। ये दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और जो कोलाइडल संरचना है यहाँ पर, ये इसका कहलाएगा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा रीजन। स्ट्रोमा मतलब ये कि ये कोलॉइडल स्ट्रक्चर है। ये कोलॉइडल स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को संपन्न करेगा। खास तौर से इसमें एनाबॉलिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसीलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन भी कंप्लीट होगी, प्लस यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ये
एक सरल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा वेरिएबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन जो इसमें दिखाई दिया है वो सारी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के डायग्राम को करती है। अब हम हरित लवक की संरचना पर बात करें। अब चूँकि आपको दिखाई दे रहा है सारे कंपोनेंट्स क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या होते हैं, वो सामने नज़र आ रहे हैं, तो हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इसमें, वो है बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली, इसके लिए खास बात क्या, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित पोरिन, प्रोटीन उपस्थित। अब आती है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली ये भी कोई अलग नहीं है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से निर्मित। फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित। ऐसे चूँकि इसमें पोरिन प्रोटीन नहीं है, इसलिए अधिक पारगम्यता प्रदर्शित करती है। अब इसमें अगली जो स्टडी है वो है ग्रेना की। तो अगली हेडिंग हम समझेंगे कि आखिर ग्रेनम क्या होता है। ग्रेनम, चलो पहले थैलाकॉइड की बात करते हैं। अगली हेडिंग वो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या क्या है, यह है अर्धठोस, मतलब कोलॉइडल शब्द सही इंग्लिश में कहा जाता है कोलॉइडल संरचना है। ये अब इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। कहा जा सकता है कि इसमें वो सभी एंजाइम प्रेजेंस होते हैं जो प्रोटीन एवं ग्लूकोज को निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज तथा प्रोटीन निर्माण के लिए एंजाइम, खास तौर से कौन से एंजाइम, एनाबॉलिक या उपचय, एनाबॉलिक पाए जाते हैं। एनाबॉलिक क्यों? क्योंकि इसमें निर्माण हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। जहाँ भी चीज़ें बनती हैं, सब्सटेंस बनते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम
एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो ओबियसली इसमें एनाबॉलिक एंजाइम प्रेजेंस हुए, है ना, दोनों को बनाने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती वो भी हम समझ लें। तो इसमें अन्य पदार्थों के रूप में हम देखेंगे, यहाँ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, वो हम इसी में समझेंगे। इसमें रुबिस्को रेबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसे आगे चल के प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन की प्रक्रिया में स्टडी किया जाता है। ये एक एंजाइम है। एंजाइम का मतलब प्रोटीन के रूप में प्रकृति की सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। प्रकृति की सर्वाधिक मात्रा की प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, स्ट्रोमा रीजन में ही हमें ये डिफरेंट कंपोनेंट भी नज़र आ रहे हैं, जैसे डीएनए है, जैसे आरएनए है, जैसे राइबोसोम है। तो हम उनकी भी यहीं पर स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा हमें इसमें मिल रहा है डीएनए के लिए कह सकते हो द्विकुंडलित डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो चक्रीय रूप में उपस्थित, ये जीसी की मात्रा ज़्यादा है, वो हम डायग्राम में आपको दिखा चुके हैं। इसके बाद में आरएनए, इसमें आरएनए भी पाए जाते हैं। आरएनए के लिए कहा जाता है विभिन्न आरएनए, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए उपस्थित होते हैं। अब इसमें हम राइबोसोम की बात करें। राइबोसोम, इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? तो इसमें 70S राइबोसोम झिल्ली से आवृत, झिल्ली से जुड़ी हुई अवस्था में उपस्थित, ऐसे याद रहे। ये यूकेरियोटिक कोशिका में है। इनके अंदर 70S राइबोसोम हैं, लेकिन इनकी बाहरी सतह पर कोशिका द्रव्य में, यानी कि आरआरएनए के ऊपर 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो 70S राइबोसोम खास तौर से मौजूद हैं इनकी कोशिका के अंदर। इसके बाद में इसमें जो मौजूदगी है वो है स्टार्च।
मतलब मंड। नव निर्मित ग्लूकोज, नवनिर्मित ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, संग्रहित होता है। ये तो डीएनए स्ट्रोमा में है, आरएनए स्ट्रोमा में है, राइबोसोम स्ट्रोमा में है, स्टार्च स्ट्रोमा में है। आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, इन सब की उपस्थिति होने का मतलब है इनके अंदर प्रोटीन फैक्ट्री है। ये तीनों ही पदार्थ आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं और इसीलिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि आखिर इन्हें सेमी ऑटोनोमस, अर्धस्वशासी क्यों कहा जाता है। तो अर्धस्वशासी कहने के पीछे वजह ये है कि इनके पास स्वयं का डीएनए है, स्वयं के आरएनए है, स्वयं के 70S राइबोसोम है। ये प्रोटीन बना सकते हैं, अपने लिए एंजाइम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मुख्य डीएनए पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए ये अर्धस्वशासी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं या सेमी ऑटोनोमस प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर में बातें हो रही हैं। इसमें कुछ मिनरल्स की मौजूदगी भी होती है, कुछ खनिज तत्व मौजूद होते हैं। हम केमिकल कंपोजिशन अलग से नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन खनिज की भी बात कर लेते हैं। तो अगली चीज़ है खनिज तत्व। खनिज तत्व मीन्स मिनरल्स। इसमें मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। अभी तो आगे चल के आप इनको डिटेल में भी पढ़ोगे। जैसे कहा जाता है कि MgFe प्लस प्लस क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तथा इनके द्वारा हरित लवक के एंजाइम को सक्रिय बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं उन्हें सक्रिय करने में Mg और Fe इन दोनों का रोल प्ले होता है। ये दोनों ही आवश्यक होता है। अब इसके बाद में जैसे Mn है, Mn प्लस प्लस तथा Cl माइनस, इनका क्या काम है? तो कहा जाता है कि यह प्रकाश अभिक्रिया के समय जल के प्रकाशीय अपघटन में सहायक होते हैं।
जल के प्रकाशीय अपघटन में मतलब जब लाइट रिएक्शन होती है उस टाइम पानी के टूटने से ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रक्रिया में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैं आपको इस प्रकाशीय अपघटन को यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, एक्चुअली PS सेकंड पर जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। जैसे ये PS सेकंड है, यहाँ क्या होता है 4H2O लिए जाते हैं, इन्हें Cl -Mn++ की उपस्थिति में 4H पॉजिटिव प्लस 4OH में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। 4OH माइनस को ये प्लस ये माइनस को 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 OH के रूप में लिखा जाता है। 4 OH जो होते हैं ना, उनसे यहाँ पर 4 एक O2 मॉलिक्यूल निकलता है प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ये काम कैसे हुआ है, जैसे OH है, OH है, OH है, एक और OH है, इनमें हम अपन ध्यान से देखें तो यहाँ से एक वाटर रिलीज हुआ, यहाँ से एक और वाटर रिलीज हुआ, तो ये 2H2O रिलीज हो गए और ये एक O2 का प्रोडक्शन हो गया। इसीलिए फाइनल जो इक्वेशन आती है इसमें वो हमें कुछ ऐसे नज़र आती है। 2H2O 4H2O मतलब 2 यहाँ बचते हैं, 4OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव 4OH 4OH। फाइनल जो इक्वेशन बनती है वो 2H2O एरो 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ये इक्वेशन NCERT में लिखी गई है फोटोसिंथेसिस वाले हिस्से में। तो कायदे से इसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और यहाँ पर Cl- एंड Mn++ खास तौर से यूज होते हैं, हालांकि कैल्शियम का भी कुछ मात्रा में इसका यूज है, यूटिलिटी है, लेकिन ये दोनों ही NCERT में मेंशन है मिनरल्स वाले हिस्से में। तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। इस तरीके से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इनका उपयोग होता है। अब एक और ख़ास बात है, Fe एक जगह और उपस्थित होता है, तो कह सकते हैं Fe++ की उपस्थिति साइटोक्रोम, इसमें साइटोक्रोम भी पाया जाता है। साइटोक्रोम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण में मदद करते हैं, तभी प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण संभव होता है। तो इसमें साइटोक्रोम कौन से होते हैं, साइटो B6 एंड साइटो F, इसमें इनकी उपस्थिति पाई जाती है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह कार्य करते हैं। ये Fe भी प्रेजेंस होती है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद में कहा जाता है कि इसमें कॉपर भी पाया जाता है। कॉपर प्लस जो कंपोनेंट है, इसके लिए कहा जाता है कि एक प्लास्टोसाइनिन आता है। जब लाइट रिएक्शन में PS फर्स्ट और PS सेकेंड आपस में जुड़ते हैं, उस टाइम इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण में PC महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी हमें याद रखना होगा कॉपर की उपस्थिति प्लास्टोसाइनिन मतलब PC में होती है।
ये चीज़ हमें अभी जस्ट याद करके चलना है, पीसी में पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें अभी अभी स्टडी हो रही हैं स्ट्रोमा से रिलेटेड, कि आखिर एक स्ट्रोमा में किस किस स्ट्रक्चर या किस चीज़ की प्रेजेंस होती है। तो स्ट्रोमा में ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और हमें इन्हें याद रखना है, समझना है। अब हम इसमें ग्रेना की बात करेंगे। आखिर इस ग्रेना में क्या होता है? ऐसे ग्रेना रीजन में क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग है ये जो ग्रेना। एक्चुअली ग्रेनम में याद रखना, इसमें अप्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश अभिक्रिया। और जो स्ट्रोमा होता है प्रकाश अभिक्रिया, स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा उसमें अप्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया इसमें प्रेजेंस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है? ग्रेनम बहुवचन को हम क्या कहते हैं? ग्रेना। तो ग्रेनम, ग्रेना कहा जाता है कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम होते हैं वो थैलाकॉइड से मिलकर बने होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में अगर मीजोफिल का है तो ये ग्रेनम की संख्या 40 से 60 तक हो सकती है। ग्रेनम की प्रेजेंस एल्गी के अंदर, ख़ासतौर से ग्रीन एल्गी में, ये बहुत ज़्यादा विकसित स्वरूप में नहीं होते हैं। इसलिए ये ग्रेनम वास्तव में थैलाकॉइड के रूप में वहाँ पाए जाते हैं, और ये थैलाकॉइड अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं। कहीं कप शेप बनाते हैं, कहीं ये जालिकाबद्ध बनाते हैं, कहीं ये सर्पिलाकार रिबन शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये तो कह सकते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। इनका निर्माण थैलाकॉइड के एक दूसरे पर व्यवस्थित होने से होती है। व्यवस्थित होने से होती है। व्यवस्थित, जैसे अपन यहाँ देखें, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें लगभग 10 से ज़्यादा थैलाकॉइड हैं, लगभग 10 होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये थैलाकॉइड है, और ये सभी थैलाकॉइड आपस में एक दूसरे के
पैरेलल व्यवस्थित होकर एक सिक्कों की जैसे ढेरी बनती है वैसी संरचना बनाते हैं। पेल्स ऑफ कॉइन, ये इंग्लिश में एनसीईआरटी ने शब्द यूज किया है। तो ग्रेन बनते हैं और इनको बनाने वाला होता है थैलाकॉइड। कहा जाता है कि कुछ थैलाकॉइड लंबाई में ग्रोथ कर जाते हैं, एलोंगेटेड हो जाते हैं और वो फिर दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और इन्हीं को हम इंटरग्रेनम लैमेली नाम देते हैं। अच्छा, एक क्लोरोप्लास्ट में यह 40 से 60 तक हो सकते हैं। ऐसे शैवाल, खास तौर पे हरी शैवाल में हरी शैवाल में थैलाकॉइड अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और इस वजह से कहीं जाल सा बनता है, कहीं वो डिस्कनुमा होते हैं। तो अलग अलग शेप्स में ये पाए जाते हैं। कायदे से कहा जाए तो नील हरे शैवाल में एक क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर पाया जाता है और वो क्रोमेटोफोर कहीं ना कहीं फ्री थैलाकॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं नील हरित शैवाल जो कि प्रोकैरियोटिक सदस्य है, शैवाल में क्रोमेटोफोर स्वतंत्र थैलाकॉइड के नाम से भी जाने जाते हैं। स्वतंत्र थैलाकॉइड कहा जाता है। यहाँ आगे की अगर हम थोड़ी सी और स्टडी डिटेल में करना चाहें तो कहा जाता है कि जो स्ट्रोमा लैमेली है इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट पाया जाता है, पीएस सेकेंड इसमें अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, जबकि थैलाकॉइड में पीएस फर्स्ट पीएस सेकेंड दोनों पाए जाते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। स्ट्रोमा लैमेली ग्रेनम को आपस में जोड़ते हैं। इनमें पीएस फर्स्ट यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट, इसे हम कहते हैं पीएस फर्स्ट पाया जाता है जबकि
थैलाकॉइड भाग में पीएस फर्स्ट यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड दोनों पाए जाते हैं। ऐसे याद रखने लायक चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। कहा जाता है कि थैलाकॉइड में प्रकाश संश्लेषी वर्णक, विभिन्न वर्णक मौजूद होते हैं। तो कह सकते हैं थैलेकॉइड में विभिन्न प्रकाश संश्लेषी वर्णक जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोब्लिन्स, पाए जाते हैं। ऐसे एक क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक क्लोरोफिल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, एक जो क्लोरोफिल है वो टेडपोल शेप होता है, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। इसके सेंटर में Mg प्लस होता है, Mg प्रेजेंस है, और जो साइड होते हैं वहाँ 4 पायरोलिंक्स पाई जाती है, N एंड देन N, तो ये 4 पायरोलिंक्स पाई जाती है। इसे हम हेड कहते हैं, जो 4 पायरोलिंक से बना होता है। 4 पायरोल वलय से निर्मित और जो टेल रीजन है ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है। हाइड्रोकार्बन से निर्मित है ना। ये हेड होता है 15 एंगस्ट्रॉम एंड 15 एंगस्ट्रॉम, और जो टेल रीजन होता है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। ये एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ऐसे। अगर क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताएं तो क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है, जो कि हमें याद रखना चाहिए, ये होता है C55 H72 O 5 N4 Mg। अगर यही फॉर्मूला क्लोरोफिल बी का हो
क्लोरोफिल बी, तो ये कुछ ऐसे होगा C55 H70 O6 N4 Mg। इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या में वेरिएबिलिटी है या ऑक्सीजन की संख्या में वेरिएबिलिटी है, वो एक्चुअली इसमें प्रेजेंस होता है एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी मैथिल ग्रुप, और इसमें प्रेजेंस होता है उसी जगह एल्डिहाइड ग्रुप। इस वजह से इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या में वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो हम सरल भाषा में ये बात कह सकते हैं कि क्लोरोफिल वास्तव में विभिन्न प्रकार की प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं। स्टार बना के लिखें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए सभी O2 उत्पन्न करने वाले पौधों में होते हैं, जबकि अन्य अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट की बात है। इसके बाद में कैरोटीन है ना। तो ये थी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक बार दो बार जितनी भी बार समझ सके, पढ़ सके, लिख सके, नोट्स बना सके तो बेहतर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी है। मैं फिर कहूँगा काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये सब कुछ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट लेसन में, जो कि हमारा अगला 11th लेसन होगा, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन स्टडी करने के बाद में हम माइटोकॉन्ड्रिया की भी इसी टाइम स्टडी करेंगे। वो भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास सेगमेंट है। ओके, थैंक यू।